Welcome to another episode of Creator B, who has been in content creation industry for more than 7 years now. Today he has a community of more than 3 lakh subscribers. He started as a content creator and today he is an entrepreneur. So today we will uncover the strategies behind scaling a YouTube channel, making money beyond AdSense, and running a business while staying relevant as a creator. Plus the biggest monetization mistakes and the secret to brand deals. हाय अमित, हाउ आर यू? हाय नताशा, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। ओके, सो मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं एक क्रिएटर हूँ और मेरी 3 कंपनियाँ हैं। मतलब एक paidboom.com, बिजग्रो मीडिया एंड एक ब्लॉग है triotek.com। तो काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 1 डिकेड हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गया काम करते हुए। और यूट्यूब जर्नी और इन्फ्लुएंसर जर्नी मेरी आप कह सकते हो 7 से 8 साल हो गए। अमेजिंग। हम ग्रेटर नोएडा, दिल्ली से हूँ। तो 7 से 8 साल कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था आपने? वैसे मैंने इसको स्टार्ट तो अगर देखें तो 2012 से हमने कर दिया था, बट ऑफिशियली अगर अब सबको पता जब चला वो 2016। 2012 मतलब कॉलेज से स्टार्ट किया था आप? उस टाइम हाँ, कॉलेज में थे? मैं जस्ट कॉलेज कॉलेज हाँ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दिया था। नाइस। तो आपने कौन क्या कोर्स किया है? आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना। मैंने बीसीए किया है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। और फिर वहाँ से ही कैंपस प्लेसमेंट हो गया, विप्रो में ज्वाइनिंग हो गई। तो विप्रो में जब मैं था तभी वहाँ से मैंने सीखा, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन क्या होता है, क्योंकि एज आई टोल्ड कि सैलरी वॉज नॉट दैट गुड। तो मैंने कुछ ऐसे सोचा कि सब कुछ सोर्स ऐसा मिले जहाँ से कुछ अच्छा रेवेन्यू बन सके। देन वाइल आई वॉज इन माई जॉब, तो मतलब ज़्यादा अच्छा पैकेज नहीं था, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट आता था। तो मैंने सोचा कि कैसे इस रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो आई स्टार्टेड लर्निंग जावा। तो जावा सीखने के लिए मैं यूट्यूब पे गया। जावा तो छूट गई मेरी, यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ द थिंग कि वो हर वीडियो के लास्ट में बोलते थे वीडियो को लाइक शेयर करिए। तो वो मैं सोचता था कि वाई दैट पर्सन इज सेइंग लाइक एंड शेयर करो, ये सारी चीज़ें करो, कमेंट करो। मैं बोला मैंने ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया, कहाँ करूँ? तो व्हेन आई रिसर्च्ड आई फाउंड आउट कि यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म टू मेक मनी ऑनलाइन। तो फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे खुद से कुछ वीडियोस चली, कुछ नहीं चली, कुछ बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, कुछ रील्स नहीं थे उस टाइम पे ना, तो सिर्फ यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था। कंटेंट ही चलता था। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे सीखा, काफ़ी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली, काफ़ी जगह बुलाया गया, बहुत सारी धीरे धीरे ऐसी जर्नी चलती रही और आज अपन यहाँ। और आज आपके 300K सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, ये तो बहुत ही कम है। काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से हो ना इस गेम में, तो दैट ऑल्सो हेल्प। आप वैसे कौन सी नीश में बनाते हो कंटेंट? मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग अराउंड ही रहता है सारा। मैं फुल्ली इसमें नहीं आया था क्योंकि मैंने जॉब के साथ स्टार्ट किया था, तो मैं सिर्फ सैटरडे वीकेंड्स पे शूट करता था। तो तभी मतलब ज़्यादा मैं फोकस नहीं, मतलब 50% ऑफ माई फोकस मेरी जॉब पे था, फिर इस पे था। अब तो फुल फ्लेज्ड यही सब करते हैं हम सब, लाइक टोटली इनटू डिजिटल मार्केटिंग। फिर वो टर्निंग पॉइंट कब था जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा अब तो वीडियोस चल रही है तो आई कैन गो इनटू इट? टर्निंग पॉइंट ऐसा ऐसा तो हर महीने कभी कभी लगता था कि जिस महीने अच्छे रेवेन्यू बन जा रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छा बन जा रहा है, कुछ वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जा रही हैं, स्पॉन्सरशिप अच्छी आ जा रही है। तो काफ़ी बार ऐसा भी रहा है जितना मेरा साल का पैकेज था उस एक दिन में मैंने उतना कमा लिया था। एक दिन में? हाँ, तो वैसे भी डेज रहे हैं। तो फिर लगा कि नहीं, अब ये ज़्यादा टाइम और एफर्ट किसी और की कंपनी को देने से बढ़िया है हम खुद की ही, खुद को दो। हाँ, खुद को दें, खुद का ही ब्रांड, खुद की कंपनी बड़ा करें। तो ईजी नहीं होता है, बट स्लोली एंड स्लोली हम कर ही रहे हैं। आज भी उसी लर्निंग में ही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, चल अभी रहा आप है सब। बना रहे हो यूट्यूब पे वीडियोस हाँ, वगैरह? यूट्यूब पे कोशिश करता हूँ मैं 3 से 4 वीडियोज़ आ मंथ पोस्ट करने का। और वेबसाइट्स है मेरी triotek.com, startupcrow.com। तो उस पर मंथली हम 5-10 पोस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी होस्टिंग कंपनी है paidboom.com। तो उस पर भी हमारा फोकस रहता है। वो पार्टनरशिप में काफ़ी, हम 4 लोग हैं और फिर टीम भी उसी हिसाब से डिवाइडेड है। तो वहाँ पे थोड़ा फोकस मैं अगर कम भी करता हूँ तो बाकी लोग देख लेते हैं। बट जो मेरे खुद के अपने वेंचर्स हैं, बिजग्रो मीडिया, देन उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल है, तो इसमें मुझे फुली फोकस्ड रहना पड़ता है, वीडियोस बनाने पड़ते हैं। राइट। एज अ अच्छा, तो नाउ यू आर वर्किंग एज अ क्रिएटर एंड एज अ एंटरप्रेन्योर एज वेल, राइट? यस दोनों चीज़ें अब साइमल्टेनियसली चल रही है। यस तो यस। पहले जब आप बस क्रिएटर थे तब आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थी, अब आई थिंक थोड़ा तो इम्पैक्ट एक्चुअली होता ही है।
तब ज़्यादा थी कंसिस्टेंसी। अब क्यों थी, इस वजह से थी क्योंकि मैं जिस विप्रो में था तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते थे। मेरी ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट थी। ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट मतलब वी वर वर्किंग फॉर सम प्रोजेक्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही सुबह के 1 बजे होता था, मॉर्निंग 1। अच्छा। तो मैं मॉर्निंग 1 ऑफिस जा रहा हूँ और सुबह 9 बजे वापस आ जाता हूँ, मतलब 8-9 बजे तक घर। अच्छा। मतलब मॉर्निंग जैसे लोगों का ऑफिस जाने का टाइम होता था, मैं वापस आ तब आप जाता। वापस आते तो थे। मेरे जो रूममेट्स होते थे वो ऑफिस जा रहे होते थे, मैं वापस आ रहा होता था। तो मैं अगर सोचिए 9 खा पी के 10 बजे भी मैं अगर सो गया तो 12-1-2 बजे तक मेरी नींद खुल जाती थी, या मैक्स 2:30 बजे तक इन द आफ्टरनून। उसके बाद मेरे पास 2:30 से लेके रात के 1 बजे तक का टाइम है। क्या करोगे? रील थी नहीं, आप स्क्रॉल कर नहीं सकते, जो भी मतलब सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे दोगे। तो उसको यहाँ पे आप यूटिलाइज करते फिर थे। मैंने यूटिलाइज़ किया काफ़ी टाइम, क्योंकि कोई होता भी नहीं था जहाँ मैं जिनके साथ रहता था। एवरीवन वाज इन ऑफिस, पूरा सब खाली है, यू कैन शूट वीडियो, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो वहाँ पे मैंने फिर उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। फिर महीने में 20-20, 30-30 वीडियोस भी जाती थी। अच्छा, वैसे डिजिटल मार्केटिंग का आपने जैसे स्टार्ट किया है तो पहले हम खुद भी सीखते हैं, देन आप वहाँ पे सिखा रहे थे डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली नहीं, एक्चुअली इनिशियली? में मेरा जो नेश था डिजिटल मार्केटिंग रखने का, रीज़न इज़ कि मैंने स्टार्ट तो किया था टेक इंडस्ट्री में, कि लाइक मैं भी कुछ टेक इंडस्ट्री में करूँगा, जावा जो भी रिव्यू आपने या बताया। फिर जावा कोर टेक हो गया। बट मेरा सिर्फ इंटरेस्ट ऊपर ऊपर से था कि टेक में। बट मैं जब मैंने स्टार्ट किया, स्लोली स्लोली मैं मूव हो गया अपने इस टाइप लाइक डिजिटल मार्केटिंग वाले निश पे। मैं उस टाइप के कंटेंट पढ़ता था, उस टाइप का वीडियोस देखता था। तो फिर कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ वो भी वैसे निकल के आया। इवन मैंने काफ़ी लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है जो वर्ल्ड के नंबर 1 डिजिटल मार्केटर हैं, उनके साथ भी। नील पटेल, अभी तो ही इज़ अ मिलियनेयर, हर महीने मतलब बहुत बड़े यूएस में रहते हैं। नील पटेल करके उनका .com, ऊबो हाँ। सजेस्ट, काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो उनके साथ पॉडकास्ट किया। इंडिया में जितने भी टॉप ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स नहीं ब्लॉगर्स, जैसे हर्ष अग्रवाल, शाउट में लाउड .com के ओनर, मोस्टली सबके साथ मैंने पॉडकास्ट कर लिया अभी तक। अच्छा, तो अमेजिंग। इस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग में अगर कोई नहीं जानता है मुझे, तो वो नया बंदा है। आई थिंक जब पॉडकास्ट की बात हम कर ही रहे हैं तो कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं आपके पास जो बडिंग क्रिएटर्स के लिए यूजफुल होंगे इफ दे वांट टू रन देयर ओन पॉडकास्ट? देखिए, पॉडकास्ट इज लाइक एक सेगमेंट है मेरे चैनल का जिसमें मैं मतलब गेस्ट्स को बुलाता हूँ, और हमने 2016 से पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इतना उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। जो दिखता था वीडियो बनाना है तो बनाना है, चाहे जूम पे करके आपको डालना है, तो हम वैसे जूम पे शूट कर लेते थे। और फिर बाद में समझ में आ गया कैमरा एंगल आपको ऐसे रखना है, आप ऑडियो वीडियो वहाँ पे शूट करवा लो, बाद में मंगा लो। तो मेन आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो ऑडियो शुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। ऑडियो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और कंटेंट में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप ऐड करोगे, जो भी आपको देख रहा है, अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो वो नहीं देखेगा। ट्रू। तो कुछ नया, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट एल्गोरिदम भी आपको सपोर्ट करे कि आप कुछ नया बता रहे हो उसमें। एंड जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो व्हेन यू से वैल्यू, उसका इनिशियली आप फिगर आउट कर लेते हो कि ये वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, या करते करते आप सीखते हो? देखिए, वैल्यू मतलब ये होता है कि उस वीडियो को देखने के बाद उसको ये ना लगे कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, कि मैंने जस्ट आई वेस्टेड माई टाइम। स्पेशली इंफोटेनमेंट जिनका नीश है। हाँ, मतलब कुछ भी हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो या फिर आप कॉमेडी भी कर रहे हो, तो उसके पीछे एक रीज़न है आप क्यों कर रहे हो। वो रीज़न है कि आपको लोगों को हंसाना है, राइट। दूसरा, अगर आप एक एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो उसके पीछे पर्पस फुलफिल होना चाहिए कि आप जो वीडियो बता रहे हो उसको यूज़र को कुछ समझ में आ रहा है, सो दैट वो आपको और देखना चाहेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, राइट। तो वो वीडियो कंटेंट में वैल्यू ऐड करोगे तो लोग आएंगे, बार बार देखेंगे। मेक्स सो मच सेंस। आई थिंक ये जो भी स्टार्ट करेगा अभी कंटेंट क्रिएशन, तो उनके लिए भी एक बड़ा लेसन हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग वैल्यू तो कोई आपको देखेगा नहीं, स्पेशली अब जब इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं नहीं, मार्केट में। अभी तो बहुत कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी जैसे शॉर्ट कंटेंट आ गया है तो इस वजह से लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब वो तभी देखते हैं जब उनको कुछ बहुत ज़रूरत होती है। तो जो स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि पहले कुछ नहीं होता था, जो अवेलेबल था वो लोगों को देखना पड़ता था, अगर उनको अच्छा लग रहा है कि हमारे निश का है या फिर टॉपिक का है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपना टाइम शॉर्ट वीडियो कंटेंट को देखने में निकाल देते हैं, और उसी वजह से उनका रिटेंशन पीरियड भी कम हो गया है कि वो कम किसी हो रहा वीडियो है। पे रुक पाए।
तो आपने फिर स्विच किया है शॉर्ट टर्म? शॉर्ट पे बहुत कम, क्योंकि अब जितना हो पाता है उतना कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस्ड हो अब जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा फोकस्ड हो। मतलब काफ़ी और सारे वेंचर्स हैं तो जिसमें लगता है कि जहाँ से अच्छा रिटर्न आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, तो फोकस हम वहीं पे रखते हैं। बट कौन से पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से कंटेंट तो बना ही रहे थे, आपकी अच्छी फॉलोअरशिप भी थी, आपको अच्छे लोग फॉलो कर रहे थे, यू गॉट रिजल्ट्स, रेवेन्यू भी आ रहा था जैसे वी टॉक्ड अबाउट, आपको रियलाइज़ कब हुआ कि अब मुझे कंटेंट से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाना चाहिए? ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है ये सब। मतलब बस ये है कि कुछ हमको ये खुद नहीं का करना, करना है। खुद का भी करना है। ये था कि जो रेवेन्यू आप बना रहे हो, रेवेन्यू से यू शुड बी सेटिस्फाइड, बट वो नहीं हुआ ना, कि जॉब में रेवेन्यू वाज नॉट दैट मच, तो लगा कि इससे मेरे खर्चे मीट नहीं होंगे, तो उसके लिए कुछ और करना चाहिए। तो जो कुछ और करने के लिए जो आप स्टेप्स लेते हो, दैट पीपल आज के टाइम में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने तो वैसे स्टार्ट किया कि कुछ समथिंग डिफरेंट। ऑनलाइन उस टाइम पे ज़्यादा लोग करते नहीं थे, ब्लॉगर्स ही थे, तो ब्लॉग से अपने स्टार्ट किया। देन जब आप कुछ अपने लिए कर रहे हो तो लोग फिर उस चीज़ की डिमांड भी करते हैं कि जैसे अगर आप एसईओ कर रहे हो तो ये क्या होता है, इसको कैसे एक बिजनेस के लिए यूज़ किया जा सकता है, लीड जनरेशन के लिए कैसे, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना फिर स्टार्ट किया कि अगर किसी बिजनेस को रिक्वायरमेंट है तो कैसे हम उसके लिए कर सकते हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, फिर उसको हमने बिजनेस सेंस समझ में आ गया, अच्छा इसको एज अ बिजनेस में भी पूरा एकदम फुल फ्लेज बनाया जा सकता है। जो हम खुद के लिए कर रहे हैं वो क्लाइंट के लिए भी किया जा सकता है। तो जब कुछ इनिशियली लोग आए उनके लिए हमने काम किया, रिजल्ट अच्छे आए, तो उन्होंने फिर और रेफरल्स दिए, काफ़ी लोगों को और रेफ़र किया कि हाँ आप एसईओ कर रहे हो, पेड एड्स कर रहे हो। तो मतलब हम सब उस टाइम से चल रहे हैं जहाँ जब ये सब जो लेआउट आज लोग देखते हैं कि भाई फेसबुक एड्स का लेआउट ऐसा दिखता है, हमारे टाइम में तो बहुत ही डिफरेंट था। अभी मतलब सारी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो हमने बहुत पुराना समय से ये सब, मतलब पुराना क्या, 2016 कितने साल हो गए, आई थिंक 7-8 साल तो हो ही गए। हाँ, मतलब आई थिंक कंटेंट में तो काफ़ी टाइम हो आप गया, सब गिन 7। सकते हो लोगों को उस टाइम पे कि भाई इतने लोग ही थे जो काम करते थे इस इंडस्ट्री में। तो वहाँ से लोगों ने जाना, फिर जब नहीं मिला, मतलब अपनी इंडस्ट्री में फेम भी मिला, काफ़ी लोगों ने जाना समझा। अब जब भी किसी इवेंट में जाते हैं तो लोग मतलब दे फील कि भाई जब मिलते हैं तो एक तो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान को आपने देख लिया, तो वो फ़ैन वाला सीन है कि भाई हाँ आपने कुछ किया। अब हम सब में अब जब मिलते हैं तो पता लग रहा है कि हमसे भी 10x ज़्यादा वो कमा रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग 10x मोर देन अस। और फिर बोलते हैं कि सर जो आज हमारे पास है वो आपके वजह से ही है। तो मैं सोचता पता नहीं मैंने दे ऐसे क्या लर्न ही किया। फ्रॉम यू। हाँ, तो हम सब बोलते हैं हमने पता ही नहीं क्या किया ऐसा जिससे मतलब ये दे आर वेरी डेडिकेटेड और दे आर वेरी मतलब थैंकफुल टू अस। तो लगता है कि भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हमने किया ही है, मतलब आई अच्छा थिंक वैल्यू एडिशन किया। ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन किया है, तभी इतने लोग फॉलो करते थे, स्पेशली इन एजुकेशन नीश, तो वही रीज़न होता है, बिकॉज दे यस वांट टू यस। लर्न फ्रॉम यू। प्लस आपने जब स्टार्ट किया था, आई थिंक वो फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी रहा है, डू यू थिंक सो? हम तो वैसे तो मतलब कह भी सकते हैं आप और नहीं भी कह इसलिए सकते हैं कि उस टाइम पे वीडियो क्रिएटर्स कम थे। आज के टाइम में वीडियो क्रिएटर्स ज़्यादा हैं, और जब हमने स्टार्ट किया तो रिटन ज़्यादा थे, ब्लॉग कंटेंट, जो ब्लॉगर्स एंड टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे फॉर देयर बिजनेस। क्योंकि अ, आज के टाइम में वीडियोस ज़्यादा चलते हैं क्योंकि दे आर इजी टू कंज्यूम। टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा कोई इतना फोकस करता नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर अपनी ना आपको बिजनेस भी चेंज करना होता है कि भाई आप वीडियोस चल रहे हैं तो यू शुड फोकस मोर ऑन वीडियो क्रिएटिंग कंटेंट, जिससे कि आप लीड जनरेट कर सको अपने लिए, दूसरों के लिए। तो ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट चेंज हुआ है, बट अगेन वो जो रिक्वायरमेंट है वो तो सेम ही है। हर बिजनेस को लीड चाहिए, हर बिजनेस को बिजनेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो वो तब भी था और आज भी है। तो वेरी वेल सेड। आई थिंक टाइप ऑफ कंटेंट जैसे जैसे अभी चेंज हो रहा है, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की भी आपने बात की कि पहले लोग लॉन्ग टर्म ज़्यादा देखते थे, अब शॉर्ट टर्म इजी हो गया है, तो उसको इजी हो गया देख के फटाफट से सीख सकते हो आप कुछ भी। लेकिन टू मच ऑफ कंटेंट ओवरलोड नहीं हो गया? आप क्या हाँ हाँ सोचते हो हाँ, कि आई थिंक पहले हो के गया है। ज़माने में जैसे लोग जो हुआ करते थे वो बहुत ही कम मतलब लीस्ट नॉलेज होती थी। अगर आपने एक क्वेश्चन एक किसी इंसान से पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका कोई भाई या फिर कोई मेंटर है, जिससे आप मेंटर आप कह सकते हो कि एक कोई ऐसा पर्सन जिसकी बातों पे आप बिलीव करते हो, उस पर काम करते हो। आपने बोला मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मुझे महीने का 1 लाख रुपए बनाना फॉर एग्जांपल, अभी मेरी जॉब स्विच करना फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? तो आप एक बंदे से पूछ रहे हो तो वो आंसर आपको देगा। बट आज के टाइम पे क्या है, आप वही क्वेश्चन 10 लोगों से पूछते हो और फिर यू
लैंड के आप confused. कुछ भी नहीं कर पाते, भाई ठीक है जो चल रहा है वो बढ़िया है, चलने आई दो। थिंक वो टू मेनी ऑप्शंस वाली थ्योरी है, जहाँ पे टू मेनी हाँ ऑप्शंस इफ यू हैव यू गेट कंफ्यूज खुद बिल्कुल से. बिल्कुल। तो वो आज का ज़माना चल रहा है, तो आप पीपल हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर एक प्रॉब्लम। तब उनको ये नहीं समझ आता कि हम सॉल्यूशन से परेशान हो जाएं या फिर प्रॉब्लम से परेशान है। तो पीपल आर मोर लाइकली टू परेशान विद देयर सॉल्यूशंस कि 10 सॉल्यूशन है, क्या इम्प्लीमेंट करना है। आई तो थिंक कंटेंट क्रिएटर्स भी इस चीज़ के लिए कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली द बिगिनर्स, कि हमें कौन सी नीश में बनाना चाहिए. तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक? निश तो देखो, मैंने कुछ ऐसे चूज़ नहीं किया कि मुझे यही निश करना है। मैंने स्टार्टिंग किसी एक पॉइंट से की, मुझे लगता था कि मुझे, जैसे अगर मैं जावा से मैंने स्टार्ट किया कि भाई जावा अच्छी है, मतलब सिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तो वो मैंने स्टार्ट किया, बट मेरे को मज़ा नहीं आया उसमें। तो अपने आप मेरी कंटेंट की जो डायरेक्शन है वो कंटेंट डायरेक्शन चेंज हो गई कि मुझे मार्केटिंग स्टफ ज़्यादा पोस्ट करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा वही पढ़ता था। तो फिर उसी में ही अपने आप नाम और काम सब उसमें बनता गया। तो स्टार्ट किसी एक पॉइंट से करिए, अपने आप जहाँ आपको जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। दिस इज सच अ गुड थिंग कि जो आपने सीखा आपने सिखा भी दिया. तो लाइक और भी लोग, जैसे भी आपने मेंशन किया कि बिल्कुल। आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं कि हमने आपसे सीखा है, हम्म। एंड नाउ दे आर डूइंग सो वेल. यस यस यस। बाय द वे, बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट दैट एज अ कंटेंट क्रिएटर पहले आपने कंटेंट क्रिएशन में काम किया, देन यू स्विच टू एंटरप्रेन्योरशिप. तो वो जो स्विच था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको खुद को सीखनी पड़ी होगी. जो फर्स्ट क्लाइंट वाला थ्योरी होता है कि फर्स्ट क्लाइंट लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो कैसे आपने अचीव किया? देखिए, पहले तो क्लाइंट का वाला काम तब स्टार्ट हुआ जब हमको ना आगे से अप्रोच हुआ। हम जैसे मैं वीडियो बनाता था, मैंने कोई वीडियो बना दिया कि फॉर एग्जांपल हाउ टू एडिट अ वीडियो, फॉर एग्जांपल कि वीडियो को कैसे एडिट करना चाहिए। दिस इज़ अ वीडियो, 5-10 मिनट की वीडियो है, मैंने पोस्ट कर दिया। या फिर मैंने बताया मोस्टली कि मेजरली मुझे काम एसईओ वाला आया था। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आप अपनी वेबसाइट के लिए या फिर जो बिजनेस की वेबसाइट है उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। बट मैंने वीडियो ही यही बनाया था कि आप अपने लिए क्लाइंट कैसे लेके आए। अच्छा. तो मैंने जब ये वीडियो बनाया और एसईओ के क्लाइंट के लिए मैंने बताया कि हाउ यू कैन गेट एसईओ क्लाइंट विद दिस बेसिक 3 स्ट्रैटेजीज या फिर प्रोसेस। तो वो वीडियो बनाया तो बहुत ही बेसिक था कि मैंने बोला कि अगर आप जो कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हो, उसके तीसरे चौथे पेज पे जो वेबसाइट गूगल पे जो आती हैं, अब तीसरे चौथे पेज पे है तो उनको भी पता है कि हम तीसरे चौथे पेज पे हैं। जस्ट रीच आउट टू देम एंड आस्क कि वी कैन हेल्प यू, कि पहले पेज पे लेके आ जाएंगे। तो बस इतना सा स्टोरी बताया था मैंने, और उसमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि नहीं काफ़ी आपने अच्छा बताया। और फिर उसमें से उन्होंने भी देखा जिनकी एसईओ रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो कुछ पहला एक कोई मतलब फीमेल थी समथिंग, उनका कोई बेकरी का कुछ काम था। तो उन्होंने रीच आउट किया, मैं पुणे में रहता था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि हम भी यहीं पुणे में ही है, हमारा बेकरी का काम है, तो हमें लोकल लिस्टिंग और लोकल एसईओ सब में हेल्प चाहिए। तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं, मैं मिल लेते हैं। तो वो जब मिले तो चार्ज करना नहीं आता था मुझे, कितना चार्ज करना है। तो उन्होंने बोला कितना चार्ज करोगे, मैंने बोला 2000 रुपीज़ पर मंथ। मैं 2000 रुपये का पर मंथ? हाँ, पता नहीं था ना, कुछ भी नहीं हाँ. आता था। हाँ. तो 2000 फॉर 5 कीवर्ड्स मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो उनका रेवेन्यू वाज लाइक कि वो महीने का जैसे 30-40 हज़ार का रेवेन्यू ही करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। दैट्स वाई मेरे ख्याल से मैंने कम चार्ज किया होगा। तो उनका रेवेन्यू, जब हमने 1 साल उनके साथ काम किया तो अभी तो उनकी मल्टीपल चेन्स हैं, नाम नहीं लूँगा अगेन। तो आज भी थैंकफुल हैं वो। अभी तो दुबई में भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो वो आज भी थैंकफुल है कि आपने हमारे लिए काम किया और हम इतना एक्सपैंड हुए। अब पता नहीं, मैंने तो सिर्फ काम किया, उनको काफ़ी क्लाइंट्स आए, बिजनेस आया, काफ़ी फ्रेंचाइजीज उन्होंने सेल की बाद में। तो दिस इज़ हाउ माय फर्स्ट क्लाइंट लैंडेड। मेरी यूट्यूब वीडियो देख के उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया। फिर मैंने बोला कि लेट्स डू अ फ़ोन कॉल, देन फिर उन्होंने अपने स्टोर बुलाया। तो दिस इज़ हाउ मेरा पहला क्लाइंट आया। फिर उनके रेफरल से 4-5 क्लाइंट्स हो रहा है। अच्छा, मतलब आई थिंक अच्छा काम तो कर ही रहे थे फिर आप, फिर रेफरल से और ज़्यादा और ग्रो मैं होने थोड़ा लगे. सस्ता था ना उस टाइम पे, फिर मैंने प्राइस बढ़ा दिया डायरेक्टली। आई स्टार्टेड चार्जिंग 20,000 रुपीज़। अच्छा. तो वो बोले, नहीं, उन्होंने खुद बोला कि आप बहुत सस्ता चार्ज कर रहे हो। मैं बोला देखो मुझे नहीं पता, मैं बस कर रहा हूँ, आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स हैं तो आप रेफ़र कर देना, 2-3-4 जिसको भी करना है। तो शी रेफर्ड वन बिजनेस, वो उसके मामा के लड़के थे, पता नहीं भगवान जाने। तो उनके लिए हमने काम किया। फिर दिस इज़ हाउ फिर वो चलता रहा। फिर हमने काफ़ी एफर्ट्स दिया, अपने से भी लोग आगे से रीच आउट करने लगे, फिर पेड एड्स के लिए भी रीच आउट करने लगे।
तो हम कंटेंट के थ्रू रीच आउट करते थे बहुत लोग आपके कंटेंट, कंटेंट के थ्रू? मोस्टली मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही बताता था ना वीडियो में, कि जैसे अगर आपका फेसबुक ऐड आप चला रहे हो तो फेसबुक ऐड में आप कैसे 10 रुपए की एक लीड लेके आ सकते हो, उस टाइम पे आ जाती थी, आज भी आ जाती है, लोगों को पता नहीं है। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रियल एस्टेट में आप कितना 10 रुपए की लीड कैसे लेके आ सकते हो। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी उसमें, तो मैंने दिखाया भी कि ये ऐड है, इतना बजट मैंने स्पेंड किया, डेली में 100 रुपये स्पेंड करता हूँ, और मैंने इस लीड को 100 रुपये की लीड मैं 500-600 में आगे सेल कर देता हूँ, जो रियल एस्टेट जो चैनल पार्टनर्स होते हैं। तो फिर वहाँ से बहुत मतलब चैनल पार्टनर्स ने रीच आउट किया। तो दिस इज़ हाउ, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहे हो तो पीपल विल रीच आउट टू यू, एंड दिस इज़ हाउ यू मेक योर बिजनेस। नाइस, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली अगर आपको अपना बिजनेस अपने कंटेंट से रिलेट करना है। जैसे कुछ क्रिएटर्स है जो अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, तो दे कैन आल्सो ऑप्ट फॉर दिस थ्योरी कि वो पहले बिल्कुल। सॉल्यूशन दे दे, एंड व्हेन पीपल नो कि ठीक है दिस इज द पर्सन जो सॉल्यूशन दे सकता है, दे माइट बी विलिंग टू रीच आउट टू अभी मेरे पास एक हाल फिलहाल में एक ब्रांड आया था जो डेब्थ रिकवरी करते हैं एजेंट्स, उनके लिए मतलब हेल्प प्रोवाइड करता है उनको, कि भैया अगर आप एक पर्सन हो, आपको डेब्ट हरास किया जा रहा है, तो दिल यूट्यूब से ही सारा बिजनेस उनको आता है। तो मैं बोला सही है यार, मतलब वहीं से बिजनेस बना रहे हो, बोला हम कोई ऐड नहीं चलाते। आई थिंक ये अभी काफ़ी ग्रो भी हो रहा है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन में, कि जो भी क्रिएटर्स हैं अब थोड़े टाइम बाद व्हेन दे ग्रो अ गुड कम्युनिटी, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा भी रहे हैं। मतलब एक टाइम के बाद लोग सर्च करने लग जाते हैं ना कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम पैसा कहाँ से बना सकते हैं, हम कहाँ से और रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो वो आ ही जाता है कि अच्छा आप अगर ये कर रहे हो तो दिस यू कैन सेल मोर, और ये भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें बेच सकते हो या कर सकते हो, तो वो तो आ जाता है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट मोनेटाइजेशन, आपने अभी मेंशन किया कि यूट्यूब एड रेवेन्यू से आपका अच्छा खासा चल रहा था इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन। उसके अलावा और कौन कौन से आपके रेवेन्यू के फॉर्म्स थे, लाइक और कौन कौन से तरीके से रेवेन्यू हो रहा था? देखिए सबसे पहले तो यूट्यूब का जो एडसेंस से रेवेन्यू आता है वो तो एक फिक्स रेवेन्यू था, कि मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था हर मंथ, और वो आता था 21 से 22 तारीख के बीच में। देन उसके अलावा था कि जब मेरा पहला रेवेन्यू अगर आप पूछेंगे तो वो फॉर्म में था एक स्पॉन्सरशिप, जो कि फिल्मोरा करके एक ब्रांड है जो वीडियो एडिटिंग के लिए टूल यूज़ होता है। तो उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था फेम बिट करके, अभी यूट्यूब ने उसको ख़रीद लिया है। तो फेम बिट पे यू लिस्ट योर सेल्फ एज अ यूट्यूब क्रिएटर, तो वो वहाँ से अप्रोच करते थे आपको। तो उन्होंने $50 दिए थे मुझे उस टाइम पे, पता नहीं था ये $50। फर्स्ट कोलैबोरेशन था? हाँ फर्स्ट कोलैबोरेशन था नाइस। मेरा। तो जब मुझे समझ में आ गया $50, मतलब आई वॉज कैलकुलेटिंग कि कितना होता है डॉलर में। पहली बार वैसे यूट्यूब पे तो दिखता है डॉलर, बट वो ऐसा था कि फर्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग दिस। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमको इतने नंबर ऑफ एक्स व्यूज़ चाहिए और हम आपको इतना पैसा देंगे। मैं पैसा तो $50 वॉज लाइक 2-2,500 रुपये हुआ करते थे, मतलब अभी तो 3,500-4,000 हो जाते हैं, 4,000 रुपये हो जाते हैं आज की डेट में। तो वो पहला स्पॉन्सरशिप वहाँ से मिला। उसी मंथ मुझे एक और स्पॉन्सरशिप मिला था, वो मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसपे कि हमने बताया था कि हाउ यू कैन बिकम अ सेलर ऑन अमेजोन, अमेजोन पर सेलर कैसे बन सकते हो आप। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा चली गई थी, मतलब 5-6 लाख व्यूज़ चले गए थे उस मंथ। तो वहाँ से मुझे एक ब्रांड ने रीच आउट किया, दे जस्ट सेड कि एक लाइन, ये लिंक है, जस्ट प्लेस इट। वो कोई ब्रांड था फॉर अमेजोन सेलर्स के लिए ही। उसने बोला जस्ट टॉप पे अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दो, फॉर 1 ईयर विल पे यू $600 समथिंग ऐसे। तो मैंने बोला भाई $50 सीधे $600। तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो वो भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था। मैं बोला सिर्फ एक लिंक डालने का, और वो भी 1 साल का, उस यूट्यूब में, उस उस वीडियो वीडियो के में? डिस्क्रिप्शन में। मेरे लिए तो जस्ट 2 सेकंड का काम था। मैंने डाला, स्क्रीनशॉट भेजा, उन्होंने फिर पेमेंट पेपाल से भेजी। तो उस टाइम मैंने पहली बार पेपाल का अकाउंट बनाया था। तो दिस इज़ हाउ चीज़ें समझ में आई कि भाई अच्छा जब एक लिंक डालने का दे कैन पे $600, तो और क्या मतलब हो सकता है। तो फिर मैंने कोशिश किया कि उस टाइप की वीडियोस बनाऊं जिसमें कि टूल्स होते हैं, मतलब जैसे अमेजोन के लिए मल्टीपल टूल्स आर अवेलेबल। फिर मैं टूल्स के ऊपर वीडियोस बनाने लगा। तो जिस मंथ मुझे ये $600 का डील आया था, उसी मंथ मुझे एक और ब्रांड ने अप्रोच किया। जस्ट मैंने एक और वीडियो बनाई थी 5 प्रोडक्टिविटी टूल्स, तो यूएस का कोई ब्रांड था, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब एनडीए साइन करा लेते हैं कि भाई आप ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये नहीं मतलब आपको बताना है। तो दे पेड मी $2,000। तो हाँ, $2000? 600 से फिर मेरा जंप हुआ $2,000। तो $2,000 वाज लाइक कि पता नहीं 1,20,30,000 थे, ऐसे होते थे। तो वो मैंने जब निकाला तो उस मंथ मैंने कैलकुलेट किया कि भाई ये तो मेरे
आधे साल का पैकेज है ये। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर मैंने फोकस उसी हिसाब से लगा दिया कि देन दे ऑल्सो ट्राइंग कि आस्क कि भाई आपके पास कोई वेबसाइट्स है, कैन यू राइट अ रिव्यू फॉर इट। तो मैंने बोला अच्छा रिव्यू के लिए तो साइट तो नहीं है बट बना सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पे तो नहीं, 6 महीने बाद उनको बोला कि आई हैव अ वेबसाइट triotech.com, उस पर अपन रिव्यू पोस्ट कर देंगे आपका। तो उसका कितना चार्ज करोगे, तो वो नई वेबसाइट थी तो दे पेड अगेन $100। तो ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आई काफ़ी ज़्यादा, मतलब दिमाग ऐसे ओपन हुआ तो खुद की लर्निंग से कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, तो इस तरीके से मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज़ बनती गई और नए लोग मिलते गए, नए ब्रांड्स आते गए, तो समझ में आया कि ऐसे। फिर ब्लैक फ्राइडे आया, ब्लैक फ्राइडे पे हमने बहुत अच्छा किया था। मैंने होस्टिंग की सेल, वेब होस्टिंग इंडस्ट्री में बहुत 10 साल से कर रहा हूँ। तो अब तो हमने कंपनी एक्वायर कर ली, उस टाइम पे हम सब दूसरों की होस्टिंग सेल कराते थे। तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन एक एक दिन मैंने $5,000 बनाए। तो उस टाइम पे ऐसा होता था, किसी को पता ही नहीं है, मैं खुद ही मतलब कर रहा हूँ और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही हैं। पर सेल पे वी आर गेटिंग $140। तो अगर 10 सेल आपको दिन में निकालनी है बस ब्लैक फ्राइडे में, बहुत ईजी था। तो क्योंकि ब्लैक फ्राइडे पे डिस्काउंट्स मिलते थे और ब्रांड्स आपको पे करते हैं। अच्छा। तो आप अगर अच्छा रिजल्ट निकाल के दे रहे हो तो ये एफिलिएट है क्या? एफिलिएट है ये। एफिलिएट है ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें समझ में आई, फिर चलता गया सब। एंड अभी जैसे उसके बाद आपने खुद ने भी रीच आउट करना स्टार्ट किया ब्रांड्स को? नहीं, मैंने आज तक किसी को रीच आउट नहीं किया। आपने नहीं किया No. कभी? अच्छा, हमेशा ब्रांड्स ही आए हैं। हाँ, मतलब बाय गॉड ग्रेस तो अभी तक तो सामने से आया है। अमेजिंग। तो मतलब यू फोकस्ड ऑन योर कंटेंट हाँ, एंड ब्रांड्स इसमें दो चीज़ें होती थी, कई बार मेरे ब्लॉग्स अच्छे चल रहे हैं, कई बार मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, कभी यूट्यूब डाउन है तो ब्लॉग्स अच्छे, तो पता नहीं वो गॉड भगवान ने वो बैलेंस बना के रखा। तो इसलिए मैं बोलता था कि कुछ ना कुछ चल जाता था। तो उसके बाद फिर एजेंसी जो हमने स्टार्ट की, उसमें हम सब मोस्टली एसईओ और पेड एड्स ज़्यादा करते थे। तो जो क्लाइंट अगर ये दोनों नहीं चल रहे तो वहाँ से कुछ आ रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं से कुछ हाँ, चल मतलब रहा है। कुछ ना कुछ तो चलेगा जिसमें आप एफर्ट्स दोगे, वो चलेगा चलेगा। एज अ क्रिएटर आई थिंक आपके डाइवर्स भी थी काफी हाँ, सोर्सेज ऑफ इनकम। डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबका जो उस टाइम पे आरपीएम आता था, आरपीएम मतलब पर 1000 व्यूज़ का हाउ मच यू आर गेटिंग, तो हमारा सबसे हाई था। टेक इंडस्ट्री से भी ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग वालों का हाई था। उस टाइम पे अभी भी है। 2016 अभी भी है? हाँ, सबसे आप हाईएस्ट है डिजिटल आप मार्केटिंग का। आप कह सकते हो बट वो वेरी करता है, अच्छा। लोकेशन टू लोकेशन अब वेरी करता है। उस टाइम पे मैं कह सकता था, उस टाइम इन द सेंस 2-3 साल पहले की बात हो रही है, काफ़ी हाई था, अभी भी हाई है। अब तो काफी मतलब चेंज हो गया है। आई आप थिंक ब्यूटी का आप भी क्या है सोचते हो काफी। पर 1000 व्यूज़ पे आपको कितने पैसा यूट्यूब देता है? पर 1000 व्यूज पे आई थिंक $1 $2। ये हाईएस्ट है। पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। वी वर गेटिंग $4 to $5 पर 1000 व्यूज़ अच्छा। और आज भी हमको मिलता है। आई थिंक ये वही है ना, आरपीएम पे डिपेंड है कि आप किस नीश में ब्रांड काम कर रहे कितना हो। ज़्यादा बिड कर रहा है उस हिसाब से होता है। अगर अच्छा। यही आप यूएस में मतलब इंग्लिश में बना के डाल दो, और सेम मेरी इंडस्ट्री में अगर मैं 1 लाख व्यूज़ ले रहा हूँ तो मान के चलो अब मैं $4-5 हज़ार ईजिली बना लूँगा 1 लाख व्यूज़ से। अच्छा, और इंडिया में कितना होगा वो? इंडिया में बहुत कम होता है, $100 भी नहीं पहुँचता है। तो मतलब 1 लाख लैंग्वेज का भी व्यूज़, डिफरेंस। हाँ मतलब 1 लाख व्यूज़ पे मैं आपको बताऊँ $50-60, 10,000 व्यूज़ पे वी कैन ईजिली मेक $30-40 तो बन जाता है। वो टॉपिक अगेन फिर टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड भी करता है। अच्छा। तो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी महंगी है इस टर्म्स में। भी आपने मेंशन किया कि आपकी वीडियोस देख के काफ़ी सारे ब्रांड्स आते थे और आपसे बात करते थे कि ये इतने पैसे आप ले लो और लिंक लगा दो या फिर कोई वर्ड ले लो या प्रमोट कर दो। ऐसे कोई ब्रांड्स रहे हैं जिनको आपने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज दे डिडंट अलाइंड विथ योर वैल्यूज? बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे अभी भी कसिनो वाले बहुत सारे आते हैं, पोकर वाले बहुत सारे आते हैं। देन उसके बाद फिर ऐसे क्रिप्टो वाले बहुत एकदम न्यू ब्रांड्स आते हैं जो दे आर विलिंग टू पे $5,000-10,000 अगर आप मतलब वीडियो बना दो तो मतलब। बट वो है शेडी थिंग्स है, आपको नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स को रिजेक्ट किया है। इवन बहुत बट सारे, क्यों किया रिजेक्ट उनको? मतलब आपका ट्रस्ट आपके ऑडियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको गलत जगह भेज रहे हो तो कम्युनिटी हाँ, फैक्टर ज़्यादा कम्युनिटी इम्पोर्टेंट फैक्टर, है। अगर आप उनको गलत जगह भेज रहे हो देन यू आर नॉट डूइंग गुड विद योर कम्युनिटी। तो वो चीज़ देख के हमने उसको, बहुत सारे ब्रांड्स को आज भी रिजेक्ट करते हैं हम सब। तो ये सेंस ऑफ कम्युनिटी हमेशा से रहा है आपको कि मैं हाँ, मतलब ये कम्युनिटी तो को चीट पता है नहीं कि करूँगा? ये टूल या फिर ये वेबसाइट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सब्सक्राइबर्स, इनको नहीं बताना चाहिए चैनल पे, ये कुछ स्कैम करेंगे या शेडी थिंग्स है। तो वो पता लग जाता है। पहले एक रिसर्च, बेसिक रिसर्च कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि ये ब्रांड को ऑलरेडी किन किन लोगों ने प्रमोट किया है। अगर कोई अच्छा सेलिब्रिटी है, जैसे अभी
ये आईपीएल चलता है तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं जो फैंटेसी गेम्स वाले हैं, सबको रिजेक्ट कर देते हैं हम सब। अच्छा। तो क्योंकि वो नहीं अलाइन होता ना, कि अगेन दिस इज समथिंग व्हाट आई फील कि मुझे नहीं बताना चाहिए। बाकी अभी तो बहुत सारे क्रिकेटर्स, इवन क्रिएटर्स भी प्रमोट करते हैं। तो डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट एज अ क्रिएटर कि आपको पहले अपनी कम्युनिटी बिल्कुल को रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे होते लाइक अभी अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है या फिर वो ब्रांड डील्स वगैरह उनको आ रही है, स्टार्ट कर चुके हैं वो ब्रांड डील्स वगैरह आ रही है, तो एनी रेड फ्लैग्स दैट यू वांट टू हाईलाइट कि ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये शेडी है? जैसे पहली बात, आप उस ब्रांड के बारे में सिंपल गूगल करिए तो आपको बहुत कम सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखेगी उनकी। अगर अगर सोशल मीडिया चैनल्स मिल भी जा रहे हैं तो 100-200 या ऐसे लाइक्स होंगे। और मोस्टली अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो तो वो लिखते हैं कि दीज, या फिर यूज्ड बाय दीज ब्रांड्स, या फिर फीचर्ड ऑन दीज ब्रांड्स। तो अगर उसमें बड़े नाम नहीं दिख रहे आपको तो आप हटा सकते हो, मतलब आप ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी न्यू और दिक्कत हो सकती है बाद में। शेडी थिंग्स कैन हैपन। और स्पेसिफिक ऐसे कोई नीश भी होते हैं जिनके आप नहीं लेते? नहीं, निश तो डिपेंड करता है। अगर आप कंफर्टेबल हो कसिनो पोकर वाले ब्रांड्स के साथ काम करने में तो आप कर सकते हो, बट सबके लिए नहीं होता। जैसे मेरे लिए नहीं है तो मैं नहीं करता। अच्छा। और ये भी क्योंकि ये ना सब किस्मत वाली गेम होती है, जो लोग बोलते हैं ना लक, मतलब आप कह सकते हो बैटिंग, जो बोलते हैं बैट, मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो इस सारे ब्रांड्स से दूर रहना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, व्हाट आई फील। बाकी सबका अपना ओपिनियन है, जिसको करना है वो कर सकता है। वैसे इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट, आपका अभी तक एज अ क्रिएटर सबसे हाईएस्ट पेइंग डे कौन सा रहा है? जैसे मैंने बताया, मोस्टली हम सब के लिए ब्लैक फ्राइडेज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमने बनाया था। तो मतलब मेरे लिए फर्स्ट टाइम ही था कि एज अ क्रिएटर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अफिलिएट से मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था। तो होस्टिंग अफिलिएट अगेन, तो सेम डे आई मेड अप्रॉक्सीमेटली $5,000 से $6,000। अच्छा। तो वो उस टाइम पे मैंने बनाया था। उसके बाद फिर बहुत सारी और स्ट्रैटेजीज थी, फिर समझ में नहीं आया। बैंक में जब वो अमाउंट बैंक में आया था तो मेरे को बैंक जाना पड़ा था कि भाई मतलब ये कैसे इतने ज़्यादा अचानक से ज़्यादा रेवेन्यू आने लग रहा है तुम्हारे पास। अच्छा। तो मैनेजर ने बुलाया था तो बताया कि नहीं, दिस इज समथिंग अफिलिएट रेवेन्यू। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे भी डेज रहे हैं कि मोर देन इससे भी अच्छा नंबर गया है। बट अभी के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीइंग एज अ क्रिएटर, वो उसमें मेरा सिंपल मेरा ही एफर्ट था। बट अभी तो ऐसे इससे भी बड़े बड़े डेज गए हैं क्योंकि उसमें कलेक्टिवली टीम का एफर्ट्स है। राइट। तो मैं उसको अपना एफर्ट नहीं मानता। तो मेरे सिंगल, जब मैं एज अ क्रिएटर, बीइंग अ क्रिएटर, तो $4-5 हज़ार मतलब मैंने उस टाइम पे किया था। तो वो इन मेरे अ लिए डे। क्रेजी था, हाँ, इन अ डे। तो मैं बोला भाई क्या हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट डे भी $2-3 हज़ार ऐसे। तो क्योंकि ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे चलता है, मतलब 3-4 दिन का वो टाइम हाँ, होता है। साइबर मंडेज के तो बाद उस ही। टाइम पे अच्छा बनाया था। तो बस वेरी वही। नाइस। वैसे अगर आपको फिर से स्टार्ट करना होता तो आपने क्या अलग किया होता? कोई अलग प्लेटफॉर्म चुना होता, कोई अलग नीश में करते? से अगर अभी 2025 में आपको स्टार्ट करना है तो आप कौन सा नीश चूज़ करते? देखिए, निश तो ऐसे अगेन फिगर आउट करना पड़ेगा, बट मैं ये बताऊंगा कि मैं ऐसा कुछ काम मतलब स्टार्ट करता जिसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, ज़ीरो हो। जैसे जो आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो उनका मेन जिसने स्टार्ट किया है उसका इन्वॉल्वमेंट इनिशियल डेज में रहता है, बाद में कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। तो सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेसेस मैं खुद से स्टार्ट करता, जो खुद से चल सकते हैं विदाउट माई इन्वॉल्वमेंट। तो कोई भी, लेट इट बी D2C ब्रांड हो गया, कोई अगर स्किन केयर का ब्रांड है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं टीम लगा के उसको करवा सकता हूँ। तो उस टाइप से मैं काम कोई स्टार्ट करता। बट अभी करंट में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो टाइम एंड एफर्ट सब में देना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, होप सो D2C ब्रांड में स्टार्ट करूँ। और कौन सी निश में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं? कंटेंट क्रिएशन मैंने सोचा था मैं फाइनेंस निश में स्टार्ट करूँ, बट वो फिर सोचता ही रह गया मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो चलता है आदमी फोकस उस पर ज़्यादा करता है। राइट। तो मेरा फोकस इस पर ज़्यादा रहा। डू यू थिंक अभी फाइनेंस निश का स्कोप अच्छा है? स्कोप तो ऑब्वियसली अच्छा है। अगर आप देखो तो उसमें मल्टीपल वेज हैं, क्योंकि बात ही पैसे से स्टार्ट होती है। तो यू कैन मेक बहुत सारा हेल लॉट ऑफ रेवेन्यू। आप अफिलेट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड्स के अफिलेट होते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा पे करते हैं। इवन इसमें बहुत सारे जो आपने देखे होंगे ब्रोकर, डीमैट अकाउंट जैसे आप ओपन करवाते हैं, जितने भी ब्रोकर्स हैं जैसे ग्रो है, ज़ोरोदा है, तो दे पे यू एवरी टाइम उनके कमीशन का कुछ परसेंटेज। जब आपका कोई क्लाइंट या फिर जिसको आपने रेफ़र किया वो लाइफ टाइम ट्रेड करता है या फिर इन्वेस्ट करता है तो आपको उसका कमीशन मिलता रहता है।
अच्छा. तो इस टाइप से कुछ आप बहुत अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे बना सकते हो. If you had to choose any three niche अभी के टाइम के लिए तो कौन सी वो तो niche होंगी? पर्सनल फाइनेंस कुड बी द थिंग. सेकंड अगेन डिजिटल मार्केटिंग. मैं अभी रिग्रेट भी? हाँ मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैंने ये नहीं चूज़ किया. तीसरा मोस्ट टेक इंडस्ट्री, क्योंकि स्टार्ट मैंने टेक से किया था. तो टेक में भी दो टाइप के टेक है. एक है जो सिर्फ फ़ोन के बारे में डब्बा खोलते हैं. दूसरा जो रियल टेक जो आपका लैंग्वेजेस हो गई, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, ये सब के रिलेटेड जो बातचीत करते हैं. तो टेक में भी बहुत सारे सेगमेंट्स लोगों ने बना दिए हैं. अब लोगों को लगता है टेक मतलब कि स्मार्टफोन का रिव्यू करना ही मतलब टेक. नहीं, ये ऐसा नहीं होता है. लैंग्वेज लर्निंग भी हो सकता है. बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर टेक मतलब आ गया, जैसे जो बाहर के यूट्यूबर्स जैसे MKBHD, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम उस टाइम पे पॉपुलर हो गए. तो लोगों ने समझ लिया कि टेक का मतलब सिर्फ यही है कि भाई आप यू आर शोकेसिंग अ फ़ोन, रिव्यू कर रहे हो, मतलब इट्स अ टेक इंडस्ट्री का फ़ोन. तो फिर यूट्यूब ने भी उसको वैसे ही डाल दिया कि नहीं, हाँ टेक मतलब यही कैटेगरी है सब. बट रियल जो टेक होता है, जो हम बात करते हैं, दैट इज़ द जो कोड आप करते हो वो भी टेक में आता है. आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात कर रहे हो वो भी टेक में आता है. आप कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई किसी, जैसे जो टेक्निकल गुरुजी थे स्टार्टिंग में वो समझाते थे, है ना, कि जैसे ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फ़ैन है, तो ये चलता कैसे है, तो वो भी टेक में आता है. तो रियल टेक वही होता है. जो डब्बा खोलना तो आज की जनता ने सबने ऑप्ट कर लिया कि यही टेक है. तो मतलब थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे आपकी एजेंसी कैसी चल रही है अभी? एजेंसी इज़ डूइंग गुड. काफ़ी हमने हायरिंग की है, काफ़ी सारे, मतलब टीम हम बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं. और क्लाइंट्स थोड़ा सा हम इंडिया से बाहर स्विच कर रहे हैं. मतलब 60% हमारे ओवरसीज बाहर के क्लाइंट्स हैं, 40% इंडिया के क्लाइंट्स हैं. तो Is it इसमें easier to हम work with them? मोस्टली तीन चीज़ें करते हैं. वेबसाइट आप बनाते हैं, SEO करते हैं, पेड एड चलाते हैं. तो मोस्टली इसी के अराउंड घूमता रहता है. फोर्थ अगर किसी को चाहिए तो गूगल मैप बिजनेस वी अच्छा. डू. Is it easier to work with बाहर के clients या इंडिया के clients? इंडिया के क्लाइंट्स आपकी खाल निकाल लेंगे. बाहर के क्लाइंट्स उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं कि आपने उनके लिए टाइम एंड एफर्ट दिया. इंडियन क्लाइंट्स थैंकफुल नहीं है. वो रात को 12 बजे भी आपको कॉल कर देंगे, मेरा ये नहीं चल रहा है, ये करके बताओ, ये करके दो, जूम कॉल पे आ जाओ. तो ये देखो, बाहर के क्लाइंट के साथ भी अब रात को 12 बजे ही जा रहे हो, क्योंकि इंडिया में बैठ के वो रात के 12 बजे होगा. बट द थिंग इज़ कि अगर आपने उनको 2 घंटे दिए तो दे वैल्यू या 2 आवर्स. इंडियन क्लाइंट्स को आप 20 घंटे दे दो, वो उसको बोलेंगे आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए, सब तो हमने ही किया. तो इंडिया में ये पता नहीं कब सही होगा, और मेरे ख्याल से लगता नहीं सही भी होगा, क्योंकि मेंटालिटी ही सबकी वैसी है. दे फील कि अगर हमने पैसा दे दिया तो हमें उसको एकदम निचोड़ लेना है, मतलब आखिरी बूंद तक निचोड़ना है. तो आई थिंक व्हाट इंडियन क्लाइंट्स फील अबाउट द थिंग कि बाहर के लोग वैल्यू करते हैं, इंडिया के लोग वैल्यू करते हैं. सारे एक जैसे नहीं होते, बट कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी खाल निकाल लेंगे. बट हैक्टिक तो होता होगा ना, बिकॉज एज बहुत अ ज़्यादा, बहुत. कंटेंट क्रिएटर और फिर एजेंसी, दोनों को मैनेज कैसे कर रहे हो आप? वही प्रॉब्लम होता है. आप अगर तीन चीज़ों में हो, कभी इस पे एजेंसी पे फोकस कर रहे हो तो आपका चैनल छूट जाता है पीछे. तो चैनल पे फोकस कर रहे हो तो आप क्लाइंट्स को रिपोर्ट नहीं कर पाते सही से. आपने टीम भी अगर मैनेज भी कर दी, बट टीम को भी तो मतलब आपको देखना तो पड़ेगा ना, क्या चल रहा है, क्या फट रहा है, क्या अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है. तो टाइम एंड एफर्ट्स तो सब में लगते हैं. मैनेज करने वाली बात है कि आप कैसे मैनेज करते हो, वो सबके लिए डिफरेंट है. आपको फैमिली को भी टाइम देना, आपको मीटिंग्स भी करनी है, आपको ऑफिस भी जाना है, आप हर चीज़ देखनी है ना, हर चीज़ सब टाइम पे होना चाहिए. तो वो हेक्टिक, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. एनी थ्री टिप्स टू मेंटेन इट? कैसे 3 टिप्स मैनेज की, करेंगे? यूज़ टूल्स, ऑटोमेट करो चीज़ें. लाइक मैं टूल्स यूज़ करता हूँ, प्रोडक्टिविटी टूल्स बहुत सारे हैं. जैसे? जैसे कि मैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए टू डूइस्ट यूज़ करता हूँ. देन गूगल का ही कैलेंडर, जिससे मुझे पता रहता है मेरा डे कहाँ पे क्या जाने वाला है. देन और भी बहुत सारे टूल है. मैं CRM पाइप ड्राइव यूज़ करता हूँ. पाइप ड्राइव एज अ CRM, जहाँ पे मुझे ये पता रहता है किससे कितना पैसा लेना है, किसको क्या देना है. और इन्वॉइसिंग के लिए स्वाइप इन्वॉइस मैं यूज़ करता हूँ. तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि आप कहाँ हो. बाकी और सब मैनेज करने के लिए यू हैव टू हैव अ टीम जो हर चीज़ का रिपोर्टिंग क्लाइंट को सही से दे, या फिर काम सही से हो रहा है तो वो एग्जीक्यूशन हो. टिप्स जैसे आपने बोला, तो टिप्स पहले टूल्स यूज़ करो. दूसरा एक ही, सेट अ प्रॉपर डेडलाइन, और सारी चीज़ें मेल पे कम्युनिकेट करो. जैसे एक फ्रेंड आपसे कम्युनिकेट करता है व्हाट्सएप पे, बट अगर आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे हो अपने क्लाइंट से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो आपकी जान खा जाएगा. तो ऑलवेज कम्युनिकेट योर फ्रेंड ओवर द व्हाट्सएप. थर्ड, मतलब एक फ्रेंड कांट बी योर क्लाइंट. मतलब एक दोस्त आपका क्लाइंट नहीं बन सकता, और क्लाइंट को दोस्त मत बनाइए.
नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आप फेस करोगे, क्योंकि वो वैसे फ्रैंक हो जाएंगे एकदम। बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे और रिव्यू छोड़ने में वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे, मतलब विद इन जस्ट आपके साथ कुछ फटा, रिव्यू 1 स्टार ठक 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 कि इसने ऐसे ऐसे हमारे साथ, दो आप फ्रेंडली नेचर में हो तो वो उसका भी लिहाज नहीं करते। तो क्लाइंट ऐसे होते हैं, इंडियन क्लाइंट्स स्पेशली, बाहर के क्लाइंट्स दे आर क्रीम पीपल, मतलब उनके साथ आप काम कर रहे हो तो वो ऐसा है कि वो आपके इंडिया मुझे अच्छा ठीक है हम आपके घर विजिट कर सकते हैं आके आराम से, मतलब एज अ ग्रेटिट्यूड आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, ये वो करेंगे। अगर इंडिया आते हैं तो इंडिया आएंगे आपके लिए आईफोन लेके आएंगे, मतलब कुछ ऐसा अगर आपने उनके लिए अच्छा काम किया तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा करते हैं। और इंडियन क्लाइंट्स हैं, अगर आपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया तो आपका आईफोन लेके जाएंगे। हाँ आईफोन लेके जाएंगे, आधार कार्ड भी मांग के लेके जाएंगे आपका। बाय द वे, ऐसी कोई स्किल्स है जो आपने एज अ क्रिएटर सीखी थी, लेकिन नाउ दैट यू आर एन एंटरप्रेन्योर अभी भी वो आपको हेल्पफुल है? जैसे अभी मेरे साथ था, क्योंकि मैं विप्रो में था तो आई वॉज इनटू मोस्टली क्लाइंट को हमको ना बात करके सब चीज़ें सॉर्ट करनी होती थी, प्रॉब्लम्स जो होती है मैनेज करना बहुत इजी होता था। तो वो चीज़ मैंने अपने जब मैंने चैनल स्टार्ट किया अपना, तो वहाँ पे भी मैंने मैनेजमेंट ठीक था कि मुझे इस दिन ये वीडियो डालनी है और सारा टाइम पे प्रॉपर काम करना है। तो वही चीज़ मेरे क्लाइंट के साथ भी आज हेल्पफुल रहती है कि मैं सब कुछ प्रॉपर अलाइंड ऑन द टाइम रहता है, कि मेल पे रहता है कि इस दिन आपको ये अपडेट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट वाज द थिंग जो मेरे लिए काफ़ी हेल्प करी, जो मैंने विप्रो से में सीखा था। देन उसको फिर मैंने अपने यूट्यूब जर्नी में भी लगाया, तो यहाँ पे भी मेरे को हेल्पफुल रही। आई थिंक मैनेजमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइज करना इज आल्सो ऑर्गेनाइज अ करना पार्ट, बहुत, यस। क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ें करते हो, पीपल हु वांट टू डू मल्टीपल थिंग्स वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते और उसके चक्कर में कुछ भी ढंग से नहीं होता, यस यस यस। राइट? वैसे अब तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आप ये बताइए, अगर कोई नया क्रिएटर है, पहले एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अपना क्रिएटर वाले साइड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि पैसिव इनकम हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, वहाँ से क्रिएटर के थ्रू वो एज अ क्रिएटर वो ज़्यादा रेवेन्यू बना रहे हम्म। देखिए, जब जब कोई भी आप चीज़ स्टार्ट करे तो स्टार्ट विद वन थिंग। आप एक चीज़ से स्टार्ट करो, जैसे आप खुद को बड़ा बनाओ, जब आप बड़े बन जाओगे तो आपकी एजेंसी भी आपके साथ बड़ी बन जाएगी। तो आप अपने पे फोकस करो, लाइक बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड और समथिंग, उसको बड़ा करिए। देन आप एजेंसी भी आप अपने आप ही आप स्टार्ट कर लो। जब स्टार्ट पीपल आने मतलब लोग आपके पास आने लगेंगे, क्वेश्चंस पूछने लगेंगे कमेंट्स में, तो आप उनको सोल्यूशन भी देने लग जाओगे फिर। क्योंकि क्या होता है, जब सोल्यूशन पूछेंगे तो आप बोलोगे मेरी ये वेबसाइट है, मेरी एजेंसी की ये वेबसाइट है, तो और ट्रस्ट बिल्ड होगा। देन जब आप फर्स्ट इन्वॉइस भेजोगे वो बोलेंगे जीएसटी दे दो, जीएसटी इन्वॉइस चाहिए, तो आपको लगेगा मेरे पास जीएसटी नहीं है, मेरे को जीएसटी रजिस्टर करना चाहिए। जब जीएसटी रजिस्टर करने जाओगे तो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर आप फॉर्म बना रहे हो, या फिर एलएलपी बना रहे हो, या प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, तो वो फिर वो फॉर्मेशन अपने आप स्टार्ट होगा। वो सब ऑटोमेटिक हो जाता है, बस आपको स्टार्ट करना है कि भाई अपने को बड़ा बनाओ, लोग आएंगे तो जो प्रोसेस जो हो रहा है उसी प्रोसेस में फ्लो में चलते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। व्हाट इज योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एज अ क्रिएटर? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, बट मैं शेयर कर सकता हूँ एक। मैं ऐसे ही मतलब आ रहा था, देर वॉज सम, मुझे गुरुग्राम जाना था और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है रास्ते में। तो ऐसे ही मैं मेट्रो से जा रहा था, तो एक बंदा मिला, वो सीधे छूटते ही मेरे से पूछ रहा है कि आप अमित मिश्रा हो ना? मैं बोला हाँ मैं अमित मिश्रा हूँ। बोला तो आपकी कार कहाँ है? मैंने बोला मेरी कार, मतलब क्या मतलब है? हाँ। बोला कि आप मेट्रो में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? मैं बोला तो ये वो थोड़ी है कि भाई मेट्रो में नहीं ट्रैवल, बहस कर रहा है। मैं बोला भाई प्लीज़ यार, मतलब ये लोग देख रहे हैं अगल बगल, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और ऐसे ही मेट्रो में एक बार और हुआ कि आई प्रेफर मेट्रो जब ट्रैफिक होता है, तो मतलब दो बंदे सामने बैठ के आपस में बहुत बात कर रहे हैं, दे आर सुपर एक्साइटेड, मतलब पूरी मेट्रो में आप देख सकते हो वो दोनों ही फुदक रहे हैं, और सब लोग बोले इनको हुआ क्या है। और फिर मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, वो बोल रहा है कि शायद आपको वो जानते हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं बोला अच्छा जानते हैं, ठीक है। तो मेरा मेरा स्टेशन आने वाला था, और फिर वो आ गए, फिर उन्होंने बोला बोला सर आप उतरिए मत, आप आगे तक चलिए 2 स्टेशन और, तो मुझे 3 स्टेशन वो आगे ले गए। तो ये सब ऐसे हो जाते हैं थोड़े मोमेंट्स, तो जो बहुत अजीब से लगते हैं। जब कोई रिकॉग्नाइज कर लेता है, हाँ हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। मतलब एम्बेरसिंग, मतलब आप लेट हो रहे हो, आपको कहीं जाना अच्छा। है तो लेके जा रहे हैं आपको अपने साथ, और आप उनकी बात मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। क्या कोई ट्रेंड जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है या पहले चल रहा था, जिसका यू वर लाइक कि बस इसको खत्म करो? ऐसे ट्रेंड्स थे बहुत सारे, एक टाइम पे जब वो कच्चा बादाम चलता था तो सब के सब वीडियो बना रहे उसी पे। तो अभी भी ऐसे आप अगर एक ट्रेंड अभी जो चल रहा है जिसमें आप देखते होगे, आई थिंक आई फोर्स, तो उसमें जो एक ट्रेंड चलता है, तो वो जो बंदा है जो एक टांग पे किसी के अगल बगल जिसको देखो वो
मतलब बस राउंड 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 रिवॉल्व ही कर रहा है। अच्छा हाँ, I've तो seen उसका that. वो बेचारे का ना इमेज खराब कर दिया लोगों ने, तो वो उस एक्टर को मतलब उसको अपनी लाइफ में इवॉल्व करना है एज अ एक्टर, बट वो लोगों ने वो कंटेंट को भी ऐसा छपरी कंटेंट बना दिया है कि उसकी वैल्यू खत्म हो रही है इंडस्ट्री में, तो दैट शुड बी कम्प्लीटली रिमूव्ड। Hmm. If you could collaborate with any creator right now, who would it be? तो अभी जैसे वैसे मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस किए हैं, जैसे मैंने नील पटेल के साथ मुझे वीडियो करना था, हर्ष अग्रवाल जो शाउट में लाउड के ओनर, उनके साथ मुझे करना था, वो मेरे ऑलरेडी हो गए। बट अभी मतलब ऐसा ड्रीम कोलैबोरेशन तो इलॉन मस्क के साथ करा दो वीडियो एक, तो दैट वुड बी मतलब, सबको करना है उनके साथ हाँ तो। वही वही मेन कहानी तो वही है। क्योंकि वायरलिटी ही मिल जाएगी वहां से उनके बिल्कुल साथ बिल्कुल। करते। और मैं ये सोचता हूँ कि जस्ट मेरा एक ट्वीट इलॉन मस्क रीट्वीट कर दे, आई विल बी अ मिलियनेयर, मतलब बिलियनेयर पहुंच जाऊंगा मैं कैटेगरी में। तो व्हाट आई फील कि अगर एक ट्वीट वायरल कर दिया या फिर कोई पोस्ट मेरे उन्होंने रीशेयर कर दिया, तो इतना आपको रीच मिल जाएगा, इतना आपको मतलब पैसा आ जाएगा आपके पास, यू कांट इवन इमेजिन। कितना पावर है उनके पास बिल्कुल, एज एन इन्फ्लुएंसर। या डेफिनेटली। बेस्ट एंड वर्स्ट परचेज यू मेड एज अ क्रिएटर? देखिए बेस्ट तो मैं ये कहूँगा, जो सबसे पहले मैंने एक कैमरा खरीदा था कैनन का, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव डन। उसकी वजह से मैंने काफ़ी सारा पैसा बनाया। कब खरीदा था ये? ये मैंने 2016 में खरीदा था, आज तक चल रहा है। तो उस कैमरे से मैंने एक कैमरा और भी खरीद लिया अभी। तो दैट वाज द बेस्ट परचेज एज अ क्रिएटर आई मेड। तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रहा है। वर्स्ट परचेज तो ऐसे बहुत सारे रहे हैं, मतलब टूल्स में आप कह सकते हो काफ़ी सारे वर्स्ट परचेजेस थे। कुछ जैसे अभी रिसेंटली वर्स्ट तो नहीं कहूँगा, बट एक टूल था लाइक वीडियो एडिटिंग का एक टूल था, मैंने वो परचेज किया था। आई पेड ईयरली सब्सक्रिप्शन का काफ़ी अच्छा कॉस्ट, बट दैट वाज टोटली वेस्ट ऑफ माय मनी। अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि वो मैंने पैसा वहाँ ज़्यादा ही बर्बाद किया। तो अभी आप कौन सा, अगर वो अच्छा नहीं था तो कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो अभी? तो अभी मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो, और अपना ये आई मूवी तो करता ही करता हूँ, उसके साथ साथ फाइनल कट प्रो। इजी है वो अभी? ईजी में अभी तो ईजी हो गया, पहले मतलब नहीं आता था, जैसे प्रीमियर प्रो नहीं आता था फर्स्ट टाइम में, धीरे धीरे करते करते सीख गए। सीख गए। हाँ। एंड एट लास्ट, वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू बडिंग क्रिएटर्स? ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। जैसे मैं बीच में कंसिस्टेंट नहीं था, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो इट विल ब्रेक योर करियर एज अ क्रिएटर। और दूसरी बात है कि आप डोंट बी ईगोइस्टिक, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर जिनके पास पैसा आ जाता है, फेम आ जाता है, दे गॉट इनटू ईगो वाली थिंग। तो व्हाट आई फील, तो यू हैव टू बी ग्राउंडेड, मतलब आपको ग्राउंडेड रहना है। अगर कोई क्रिएटर, अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में जिसमें पब्लिक आपको फॉलो करती है, जैसे आपने अभी देखा रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, अपने शब्दों पे आप कंट्रोल रखो, व्हाट यू आर सेइंग। तो कुछ भी मत बोल दो, नहीं तो एक वन लाइन कैन ruin your career forever. True. All right, thank you so much Amit for being here. I am sure जो भी ये क्रिएटर देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, they have learned a lot from this, especially in terms of content creation, business, agency and monetization. Thank you for being here. Thank you. Ah, so many things we learned today, be it content creation or agency. Amit has been a great example of managing multiple things as a content creator and monetization. So follow us for more such content.